मध्यकाल के कवियों को जो आशय में रहे, राजाज्ञा का अनुपालन करना उनकी व्यवस्था और बाध्यता थी। भक्तिकाल और रीतिकाल, इन दोनों कालखंडों में ऐसे अनेक कवि हैं जिन्होंने दरबार में रहकर राजा की इच्छा, उसकी आज्ञा का अनुपालन करते हुए बहुत सी महत्वपूर्ण संस्कृत की रचनाओं का, चाहे वो नीति साहित्य हो, चाहे धर्म साहित्य हो, भक्ति साहित्य हो, उनका अनुवाद भी किया और उनके आधार पर मौलिक सृजन भी किया। सोमनाथ भी इसी तरह दरबार आश्रित थे और जिन जिन राजाओं के आश्रय में वो रहे, चाहे राजा सूरजमल हों, चाहे बहादुर सिंह हों, उन्होंने उनकी मनोकामना का, मनोइच्छा का ध्यान रखा, सम्मान किया और उनके कहने पर बहुत सी रचनाओं के अनुवाद भी किए। हम देख सकते हैं कि चाहे आचार्य केशव हों, चाहे मतीराम हों, चाहे देव हों, चाहे पद्माकर हों या बिहारी हों, बहुत से ऐसे कवि हैं रीतिकाल के जो दरबार आश्रित रहे, लेकिन राजाज्ञा का सम्मान करते हुए उन्हें काव्यशास्त्र सिखाया, काव्य के अंगों से अवगत कराया और इसी तरह भक्ति परक, प्रेम परक, अध्यात्म परक बहुत सी रचनाओं का अनुवाद भी किया। तो आश्रयदाता बहादुर सिंह के कहने पर कवि सोमनाथ ने उनकी इच्छा का सम्मान किया, उसे पूरा किया और माधव विनोद को ब्रजभाषा में अंतरित किया, उसका अनुवाद कर दिया एक प्रकार से। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि यह अनुवाद भले ही ख्याल शब्द को ध्यान में रखते हुए हम उसकी विवेचना करें, उनके मन में, मस्तिष्क में, भाव में, विचार में अगर मूल नाटक रहा तो उससे प्रेरित होकर कवि ने, सोमनाथ ने एक अनुवादक के रूप में उसे ब्रजभाषा में अंतरित कर दिया। हम जानते हैं कि अनुवाद के विषय में बहुत से लोगों को ये एक गलत और भ्रामक धारणा उनके मनोमस्तिष्क में रहती है कि अनुवाद अनुकरण है, लेकिन अनुकरण में भी मौलिकता प्रचुर मात्रा में होती है, हो सकती है। इसकी चर्चा भी अरस्तु ने बहुत विस्तार से पाश्चात्य काव्यशास्त्र में की भी है। तो ख्याल शब्द को अनेक अर्थ और संदर्भों में देखा जा सकता है, देखना भी चाहिए। मूलतः भाषा यहाँ रूपांतरण का ही पर्याय है, यानी भावांतरण, रूपांतरण, ये जब हम इसकी बात करते हैं तो संस्कृत भाषा से ब्रज भाषा में कविता को अंतरित करना, नाटक को अंतरित करना या अन्य किसी प्रकार की विधा को अंतरित करना, तो विधा का अंतरण, भाषा का अंतरण और कथ्य का अंतरण, ये अनुवाद के अंतर्गत रहता ही है। आचार्य सोमनाथ का अनुवाद यहाँ एक जागरूक नाटककार का भी परिचायक है, यानी सोमनाथ जो हैं वो केवल कवि या काव्यशास्त्रीय आचार्य ही नहीं है, उन्होंने अनुवाद की कला से भी अपने को सिद्धस्त बनाया। डॉक्टर देवेंद्र कुमार ने अपने शोध प्रबंध संस्कृत नाटकों के हिंदी अनुवाद, जो बड़ी महत्वपूर्ण शोध प्रबंधात्मक रचना है, उसमें उन्होंने लिखा भी है, यह स्वीकार भी किया है कि यह एक उत्कृष्ट अनुवाद है। यानी सोमनाथ ने जो अनुवाद किया मालती माधव का, वो एक उत्कृष्ट कोटि का अनुवाद है। संस्कृत नाटकों के हिंदी अनुवाद पर जब विधिवत उन्होंने सविस्तार ये प्रबंध लिखा तो उसमें उनकी ये टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने इस क्षेत्र में, विशेष रूप से अनुवाद, नाटकों के अनुवाद के क्षेत्र में बृहत स्तर पर काम किया। उनका कहना है कि इनका अनुवाद तो सुंदर है पर कुछ स्वच्छंदता लिए हुए। स्वाभाविक है कि संस्कृत की रचना का जब ब्रजभाषा में अनुवाद करना है तो अर्थ की रक्षा करते हुए, मूल भाव और संवेदना की रक्षा करते हुए यदि कुछ कुछ स्वच्छंदता भी अनुवादक को लेनी पड़ती है तो वो अनुवाद के लिए सहायक हो जाती है, उसमें अवरोध नहीं बनती है। वह पूरी तरह मूलानुसारी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने मूल की अपेक्षा बहुत विस्तार से मूल के विषय को प्रतिपादित किया या रखा है। अब हम जानते हैं कि अनुवाद के जब प्रकारों की चर्चा करते हैं तो विस्तारा अनुवाद, व्याख्या अनुवाद, ये सब भी रहता है। और सोमनाथ ने जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ी
अपनी स्वच्छंदता का, अपनी कवि वृत्ति का रचनात्मक उपयोग किया और मूल की अपेक्षा उसे कुछ विस्तार इसलिए दिया क्योंकि उसके बिना पाठकों के पास वह सही अर्थ में या निहित अर्थ के साथ संप्रेषित नहीं हो पाता। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इसके जन नाट्य शैली में लिखे नाट्य अनुवाद का विशिष्ट उदाहरण इसे मानते हैं। हिंदी साहित्य कोश उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है जिसमें उन्होंने लिखा कि सोमनाथ कृत यह अनुवाद जन नाट्य शैली में लिखा गया नाट्य अनुवाद का एक विलक्षण, एक विशिष्ट उदाहरण है और इसी की चर्चा स्वांग शैली में इस अनुदित रूप में इसको प्रस्तुत करना इस पर की गई है। कुल मिलाकर इसमें कोई संदेह नहीं कि मूल की और इस अनुदित रूप की आत्मा एक ही है, यानी एक आत्मा दोनों में विद्यमान है। इसलिए अनुदित रचना को पढ़ते हैं तो उस मूल की आत्मा इसका सहज रूप से स्मरण होता है, बोध होता है। भाषा का और प्रस्तुति का अंतर तो यूँ भी अनुवाद में स्वाभाविक ही है, होता ही है, यह मूलतः रूपांतर ही है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार ने तो यह भी कहा कि यदि दो कृतियों की आत्मा या अंतस्तत्व एक है, केवल उसके रूप में मामूली अंतर है, तब वह रूपांतर होता है। यानी जो बाह्य कलेवर है, जो संरचना की बुनावट है, उसमें यदि कुछ परिवर्तन हो भी तो भी यदि मूल आत्मा एक है तो फिर उसे एक अच्छे उत्कृष्ट, एक अच्छे उदाहरण, अनुवाद के एक अच्छे उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ यदि दो कृतियों की आत्मा ही भिन्न है तो केवल इस आधार पर उनमें से बाद वाली को पहली का रूपांतर नहीं कहा जा सकता कि पहली रचना का आशय लेकर या उससे प्रेरणा लेकर दूसरी कृति लिखी गई है या पहली कृति से दूसरी कृति थोड़ा बहुत प्रभावित हो गई है, उसको हम अनुवाद नहीं मान सकते। तो अनुवाद की अपनी एक सैद्धांतिकी है, अनुवाद का अपना एक मानक है, उसकी अपनी एक पूरी प्रविधि और प्रक्रिया है। उन सब को ध्यान में रखकर ही डॉक्टर देवेंद्र कुमार ने इस तरफ ध्यान आकृष्ट किया है। इस प्रकार सोमनाथ के अनुदित ग्रंथों के अनेक उदाहरण हम ले सकते हैं, देख सकते हैं और सभी यह सिद्ध करते हैं कि वे पूर्णतः सफल अनुवादक थे, क्योंकि उन्होंने स्रोत भाषा से अपने को यत्र तत्र कहीं भटकने नहीं दिया। बहुमुखी प्रतिभा के इस धनी व्यक्तित्व ने, बहुमुखी प्रतिभा इसलिए कि वो कवि भी हैं, अनुवादक भी हैं, शास्त्रज्ञ भी हैं, भाषाविद भी हैं और काव्य तत्व को, काव्य की संवेदना को आत्मसात भी करते हैं, जानते भी हैं। इसलिए संस्कृत साहित्य के महान कवियों और आदि आचार्यों के बड़े महत्वपूर्ण, बड़े गरिमा मंडित ग्रंथों का यथासंभव सुंदर और विशुद्ध अनुवाद ऐसा करके सोमनाथ ने एक विलक्षण, एक अद्वितीय उदाहरण स्थापित किया है। हम जानते हैं कि कालजयी रचनाओं का, पुरा साहित्य का और वैदिक, औपनिषदिक, पौराणिक या ज्योतिष से संबंधित या खगोल शास्त्र से संबंधित ये जो पूरी ज्ञान परंपरा की ग्रंथ श्रृंखला हमारे पास है भारत में, उनका अध्ययन किए बिना, क्योंकि अगर पठनीयता नहीं है, अगर बोधगम्यता नहीं है, विषय को समझा नहीं है, तो अंतरण या अनुवाद करना संभव नहीं होता। इसलिए उन्होंने मूल विषय की मूल आत्मा को आत्मसात किया और फिर उसे लक्ष्य भाषा में यानी ब्रज भाषा में अंतरित किया। तो बहुत गरिमा मंडित ग्रंथ संस्कृत के, उनका अनुवाद यदि कोई कवि कर रहा है तो उसका जो पद है, उसकी अपनी जो गरिमा है, उसकी अपनी जो प्रतिभा है, वह भी उल्लेखनीय हो जाती है। पूरे रीति युग में ऐसी दूसरी प्रतिभा देखने को नहीं मिलती जैसी आचार्य सोमनाथ की उपलब्ध होती है। रस पीयूष निधि में, जो कि आचार्य सोमनाथ का एक सर्वांग निरूपी काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है, बड़ा ग्रंथ है, उसमें दिए गए काव्यांगों के लक्षण और उदाहरणों में भी संस्कृत साहित्य के सुंदर अनुवाद उपलब्ध होते हैं। यानी काव्यशास्त्रीय स्रोत सामग्री उन्हें संस्कृत साहित्य में मिलती है और वो संस्कृत के अध्येता भी हैं,
प्रकांड विद्वान भी हैं। संस्कृत भाषा की जो मार्मिकता है, उसकी जो गहनता गंभीरता है, उसके वो ज्ञाता है, उसका पूरा लाभ वो अपनी ब्रज भाषा में अनुदित की गई रचनाओं में उठाते हैं और प्रस्तुत भी करते हैं। इसलिए अनुवाद केवल प्रभावी नहीं है, सुंदर भी है, मोहक ही नहीं है, सार्थक भी है। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि पद्य प्रबंध में तो वो कहीं कहीं आज़ादी लेते हैं, स्वतंत्रता लेते हैं, किंतु लक्षणानुवाद में, लक्षणों के अनुवाद में तो अधिकांश सटीक सफल अनुवाद वो करते हैं। स्वाभाविक है कि वह साहित्यिक अनुवाद नहीं है, वह काव्यशास्त्रीय अनुवाद है, वह काव्य के अंगों की विवेचना का अनुवाद है, जिसमें उसके लक्षण, भेद, उपभेद, उदाहरण, ये सब एक एक नहीं, एक से अधिक उदाहरण भी देते हैं। तो लक्ष्य ग्रंथ और लक्षण ग्रंथ दोनों को एक ही जगह प्रस्तुत करना, ये सोमनाथ की आचार्यत्व पद्धति और परंपरा के निर्वाह का प्रमाण है। अध्यात्म रामायण के बालकांड का अनुवाद राम कलाधर नाम से सोमनाथ ने किया, जिसमें कवि की मौलिक कल्पना भी कहीं कहीं जुड़ जाती है। सोमनाथ वास्तव में आधार ग्रंथों की भाषा और भाषा का रूपांतरण, इसका उद्देश्य लेकर चलते हैं। आधार ग्रंथों की भाषा की गरिमा को बचाना, उस भाषा की मर्यादा को बचाना, उस भाषा की शक्ति का अंतरण करना, यह भी अनुवादक का एक अभिप्रेय होता है। इसलिए रूपांतर का उद्देश्य लिया, यह ठीक है, लेकिन यत्र तत्र संक्षेप, विस्तार, अनावश्यक का त्याग, अपेक्षित को ग्रहण, इन सब का यानी ग्राह्यता, कहीं छोड़ने और कहीं जोड़ने की कला, ये भी, इसके लिए भी अनुवादक के पास अपना एक अनुभव सापेक्ष, अभ्यास सापेक्ष एक विवेक होता है। इसका सोमनाथ ने बखूबी उपयोग किया और अच्छे अनुवाद हिंदी जगत को ब्रज भाषा के माध्यम से उपलब्ध कराए। संस्कृत भाषा से ब्रज भाषा में रूपांतरण करते हुए कवि अनुवादक सोमनाथ ने सहज, सुलभ जन कल्पनाओं का काव्योचित समावेश भी किया है। परंतु अनुवादक के रूप में उद्देश्य साम्य, प्रतिपाद्य साम्य और विवेचन क्रम साम्य का भी पूरा ध्यान वो रखते हैं। अगर नाटक है तो उसके अंकों का क्रम, अगर कविता है तो उसके उसी मूल क्रम को वो यथासंभव, और जो प्रतिपाद्य विषय है उसमें भी समानता, यानी मूल में, स्रोत भाषा में और लक्ष्य भाषा में, इस समानता को बरकरार रखने की कोशिश या चिंता वो बार बार करते हैं। उनकी अनुदित कृतियों को पढ़कर वही भाव ग्रहण होता है जो मूल को पढ़कर संभव हो पाता है। हम जब मूल्यांकन करते हैं तो स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों के कथ्य का, दोनों की उद्देश्य साम्यता का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। उसकी विषय वस्तु के अंतरित करने की प्रक्रिया में दोनों की तुलना करते हैं। इस दृष्टि से सोमनाथ एक सफल अनुवादक के रूप में स्थापित होते हैं। सोमनाथ के समग्र अनुदित साहित्य को मूल के साम्य वैषम्य के आधार पर मूल्यांकित करें, यदि उनका मूल्यांकन करें, तुलनात्मक अध्ययन करें, तो कथान्विति, वस्तु विन्यास, पात्र प्रकृति, रस और भाव, भाषा और शिल्प, कथ्य संप्रेषण, उद्देश्य सिद्धि, इन सब तत्वों को अगर हम निष्कर्ष पर कसकर देखें, यानी एक प्रकार से तात्विक विवेचना है। इस तात्विक विवेचना के आधार पर यदि हम उनके समस्त अनुदित साहित्य को, चाहे वो नाट्य अनुवाद हो, कथात्मक अनुवाद हो, कविता का अनुवाद हो, उन सब पर यदि हम कसकर देखें तो निष्कर्ष यही प्राप्त होता है कि रीतिकाल के ही नहीं अपितु अनुवाद की दुनिया के वो सफलतम अनुवादक, एक सफलतम कलाकार सिद्ध होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक प्रकार से अनुवाद करते हुए मूल रचना और रचनाकार में पर काया प्रवेश की है। उसकी मूल भावना, मनोभाव, उसका अध्ययन किया, उसे आत्मसात किया। मूल की सभी घटनाओं को, जितनी भी छोटी बड़ी घटनाएं हैं, आनुषंगिक हैं, प्रासंगिक हैं, मूल घटना है, सभी वर्णन प्रकरण उनको वो लेते हैं। कथा के सभी तत्वों को वो लेते हैं, अंग और प्रसंग आदि उन सब का अनुवाद वो करते हैं। यानी अपनी
अनुवाद सृष्टि में इन सब को समाहित करते चलते हैं और यथासंभव क्रम को भी मूलवत रखने का प्रयत्न वो करते हैं, क्योंकि उसी से यह सिद्ध होता है कि उन्होंने अनुवाद के सैद्धांतिक विवेचन को अपने केंद्र में मनोमस्तिष्क में रखा है। बीच बीच में रंग मात्र को कुल परिवर्तन वो करते हैं, यानी कहीं कहीं परिवर्तन थोड़ा बहुत अगर वो करते हैं तो वह अपेक्षा के अनुसार है लेकिन नगण्य है। बहुत मुख्य रूप से, प्रधान रूप से वो परिवर्तन नहीं करते। कथान्विति और वस्तु वर्णन का बखूब मूलनिष्ठ निर्वाह वो करते चलते हैं। पात्रों की प्रकृति को देखें, उनके नामों को देखें, संबंध और घटनाक्रमों की भूमिका को देखें, मूल कृति के आधार पर ही उसको भी वो बरकरार रखते हैं। प्रसंग घटनानुसार रस तथा भाव नियोजन का भी वो सराहनीय ढंग से निर्वाह करते चलते हैं। ये अनुवाद पर भाव पर काया प्रवेश के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में हमारे सामने आता है। इसी को काव्यशास्त्र में तादात्म्य स्थापित करना, इसी को काव्यशास्त्र में साधारणीकरण स्थापित करना यह भी कहा गया। इसका भी वो रचनात्मक उपयोग करते हैं। सोमनाथ संस्कृत और ब्रजभाषा में निपुण है। वो दोनों भाषाओं के अधिकारी विद्वान हैं। दोनों भाषाओं पर अधिकार रखते हुए वो उसके मर्म को, उसकी संरचना को, उसकी व्याकरणिक व्यवस्था को, उसकी शब्द संपदा को निश्चित रूप से विधिवत समझते हैं। इसलिए भाषा और शिल्प की दृष्टि से उनकी अनुवाद में भी और मौलिक सृजन में भी जो विशेषताएं हैं वो निर्विवाद हैं। उनके समग्र साहित्य सृजन का यदि मूल आधार, मूल संबल खोजना हो, देखना हो, तो वो संस्कृत भाषा ही है। चाहे वो मौलिक साहित्य हो, चाहे वो अनुदित साहित्य हो, संस्कृत उन्हें अभिभूत करती है, प्रभावित करती है। और वो संस्कृत के ज्ञाता भी हैं, अध्येता भी हैं, उनके पास पांडित्य भी है। और स्रोत भाषा तो ब्रजभाषा, स्रोत भाषा से ब्रजभाषा में जब वो अनुवाद करते हैं तो ब्रजभाषा का वैशिष्ट्य और उसकी विद्वत्ता तो उनके पास है ही। इसलिए इन दोनों भाषाओं में, संस्कृत और ब्रजभाषा, इनमें प्रकृति साम्य होता भी है, क्योंकि ब्रजभाषा का जो स्रोत है वह भी संस्कृत है। भाषिक प्रकृति और गठन, वैयाकरण, शब्द समूह में पर्याप्त अंतर होते हुए भी सामाजिक परंपरा, सामाजिकता, परंपरा, परिवेश, आदर्श आदि की समानता और कवि का एक निपुण अनुवाद, इन सब को मिलाकर हम हिंदी भाषांतर को सुबोध और सुकर बनाते हैं। यानी सोमनाथ ने वास्तव में अपनी भाषा प्रकृति का रचनात्मक उपयोग किया। वैयाकरण की समझ का, जो व्याकरणिक ग्रंथ है, हिंदी की व्याकरण और संस्कृत की व्याकरण, ब्रजभाषा की व्याकरणिक स्थिति, इन सब का, और परिवेश, समाज, संस्कृति, परंपरा, आदर्श, इन सब का भी विधिवत रचनात्मक उपयोग करते हुए समानता को जीवित रखने का प्रयत्न वो करते हैं। जानबूझकर सोमनाथ शब्द साम्य के मुंह में नहीं पड़ते और उन्होंने प्रतिपाद्य के मूल मर्म की रक्षा तथा भाव साम्य की जीवंतता, इसको बनाए रखने का अखंड प्रयास किया, अटूट प्रयास किया। यानी एक प्रकार से वो अपने लक्ष्य में अटल खड़े रहे और उन्होंने इन प्रयत्नों से अच्छे अनुवाद करके दिखाए। उनका अलंकार और छंद चयन भी स्रोत भाषा यानी ब्रज भाषा की प्रकृति और युगीन प्रचलन के आधार पर ही हुआ है। अनुवादक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि जिस भाषा में अनुवाद करना है उस भाषा यानी लक्ष्य भाषा की व्याकरणिक व्यवस्था का ध्यान रखे, शब्द चयन में शब्द की गरिमा और मर्यादा का ध्यान रखे। वह सोमनाथ ने विधिवत किया है। मूल के अलंकार विधान और छंद विधान को यथावत रखना तो अनुवादक की सीमा से बाहर है। वह ऐसा चाहकर भी कर नहीं पाता, क्योंकि दोनों भाषाएं, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, दोनों की जो छांदिक सुंदरता है, उपलब्धता है, उनमें भिन्नता, अंतर आ जाता है। रस की दृष्टि से, भाव रक्षा की दृष्टि से, अलंकार और छंदों की
मूल निष्ठा की दृष्टि से अधिक महत्व ये सब चीज़ें नहीं रखती। यानी क्या हम शरीर पर बल दें या हम आत्मा पर बल दें। आत्मा मूल कथ्य है, मूल भाव है, मूल संवेदना है। उसको अंतरित करने में यदि कहीं कोई अवांछित रूप से परिवर्तन छंद में, अलंकार में करना भी पड़ता है, वाक्य विन्यास में करना भी पड़ता है, तो यह कोई दोष नहीं है। इसलिए यथासंभव सौंदर्य चेतना को सोमनाथ जीवंत बनाए रखते हैं, वो चाहे भाषा हो चाहे कथ्य हो। डॉक्टर देवेंद्र कुमार ने लिखा भी है, अनुवाद में मूल भाषा की पदावली नहीं रहती है, इसलिए मूल भाषा के वाक्य में उसमें रखे गए शब्दालंकार अनुवाद में आ भी नहीं सकते क्योंकि जो शब्दालंकार हैं उसमें शब्द का चमत्कार होता है और शब्द के चमत्कार को अनुवाद करते हुए अनुदित भाषा की शब्दावली में यथावत लाना ये असंभव होता है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का हिंदी में प्रचुर प्रयोग होने से कहीं ना कहीं यह संभव हो भी जाता है, कोई शब्दालंकार अनुवाद में आ जाए, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं हो पाता। परंतु रस व्यंजना में सहायक न होने के कारण इस बात को कोई महत्व नहीं दिया जा सकता कि मूल काव्य को कोई शब्दालंकार अनुवाद में आया या नहीं आया। अतः युग परिवेश का अंतराल, भाषिक प्रकृति की भिन्नता, सामाजिक रुचि का पार्थक्य, इन सब के कारण सोमनाथ ने अत्यंत सावधानी से अनुवाद किए हैं। उनमें पूर्णतः सफलता भी हासिल की है। आज की विकसित अनुवाद कला के आधार पर यदि हम उसे कसेंगे तो वे अनुवाद हो सकता है कि उस तरह के सैद्धांतिकी के आधार पर खरे उतरने वाले प्रतीत न हों, लेकिन मूल संवेदना के वाहक और कथ्य की अखंडता के संचारक, वह उस धर्म का निर्वाह करने वाले अनुवाद दिखाई देते हैं। कहीं कहीं गद्य भाषा का प्रयोग करके अनुदित कथ्य के भाव को स्पष्ट करने का प्रयत्न भी वो करते हैं। दुर्बोधता और अस्पष्टता से बचने के लिए तथा विश्व की सांस्कृतिक सीमाओं की स्पष्टता के लिए यह अत्याधुनिक अनुवाद कला का गुण भी है। मूलतः कवि आचार्य का धर्म निभाते हुए एक रीतिकालीन सृजन से की जाने वाली अनुवाद संबंधी अपेक्षा से यह कहीं बढ़ चढ़कर प्रस्तुति है। अच्छे अनुवाद बन गए। पूरे उत्तरदायित्व का निर्वाह अनुवादक सोमनाथ ने विधिवत किया है। अनुवाद के प्रवाह, उद्देश्य, संगीत तथा निर्दोष भावना जैसे तीनों गुण, इन गुण धर्मों को वे बखूबी निभाते हैं। अनुवादक कवि सोमनाथ का योगदान अनुवाद संसार में अविस्मरणीय है, उसे भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी इस अनुवाद कला ने बाद के रीतिकाल के अनेक कवियों को प्रेरित किया, प्रभावित किया, और उन कवियों ने भी संस्कृत के कालजयी ग्रंथों का, चाहे वो स्रोत के रूप में श्रृंगार की सत्सैया हो, श्रृंगार का काव्य हो, भक्ति का काव्य हो, प्रेम का काव्य हो, प्रकृति चित्रण हो, इन सबको भी लिया। और सबसे बड़ी बात ये कि संस्कृत की कालजयी रचनाओं ने पूरे भारत में हर भाषा के अध्येता को प्रभावित किया। कहाँ कालिदास जैसे, वाल्मीकि जैसे, भास जैसे, भरत मुनि जैसे, दंडी जैसे, वामन जैसे, आनंदवर्धन जैसे एक से एक बड़े रचनाकार हमें मिले। चाहे आचार्य विश्वनाथ हों, आचार्य गुणचंद्र रामचंद्र हों, या रसगंगाधर जैसी रचना लिखने वाले आचार्य हों, माने बहुत से हम एक से एक बड़े संस्कृत के प्रकांड कवि, समीक्षक, चिंतक, विचारक, आलोचक और आचार्य, काव्यशास्त्री आचार्य, इन सबको देखें, सबने प्रभावित किया। तो सोमनाथ ने अपनी अध्ययन वृत्ति से, अध्ययनशीलता से यह सिद्ध किया कि वो संस्कृत साहित्य के प्रकांड विद्वान हैं, और उसका गहन गंभीर अध्ययन करते हुए उन्होंने संस्कृत से ब्रज भाषा में महत्वपूर्ण अनुवादकीय प्रदेय ये हमारे सामने रखा है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।